नमस्कार मित्रों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपकी सफलता हमारा लक्ष्य है। इस उद्देश्य के साथ, इस विचार के साथ आगे बढ़ रही हूँ। तो आज 6 क्लास का पहला पाठ का नाम है कैसे पता करें कब क्या हुआ था। इतिहास जानने के स्रोत। बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। किसी भी परीक्षा में, चाहे वो बीएड, टीईटी से लेकर के बैंकिंग और प्रशासनिक परीक्षाओं तक में इतिहास विषय बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। उसके प्रश्न जरूर ही पूछे जाते हैं, चाहे इतिहास किसी भी काल का हो, प्राचीन, आधुनिक, मध्य, कोई भी हो, उसके प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं। तो ये विषय जो है बच्चों के लिए तो उपयोगी है ही, साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं के परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए इसके जो खास पॉइंट हैं उनको हम डिक्टेट करते हैं। और जैसे देखिए, जो क्रीम येलो कलर की जो बेल्ट है, इसमें लिखा हुआ है बच्चों के लिए है, इसको हम इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इतिहास क्या है। अगर पूछे जाए इतिहास क्या है, तो सबसे पहली चीज़ है इतिहास बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने और जानने का एक साधन है। अब एक प्रश्न आपके दिमाग में आया कि इतिहास क्या है, तो इतिहास बीते हुए समय और उस समय के लोगों को जानने और समझने का एक साधन है। अब ये तो आप जान गए इतिहास क्या है। फिर आते हैं कैसे पता लगाते हैं कि कब कौन सा कार्य हुआ, किस में कौन सी सभ्यता आई, और जो जानकारी मिली है वो वास्तविक है। तो अब आते हैं पुरातत्व की ओर। पुरातत्व क्या है, पुरातत्ववेत्ता कौन है? तो आइए देखते हैं। प्राचीन काल में मानव के द्वारा, मतलब पुराने समय में मनुष्य जो वस्तुएं उपयोग में लाते थे, जैसे और उनके द्वारा बनाए मंदिर, इमारतें आदि के जो अवशेष थे, उनके जो ढांचे थे बचे कुचे, उनका अध्ययन जो है वो पुरातत्व कहलाता है। पुरातत्व क्या है? तो पुरातत्व का अर्थ है प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई वस्तुओं और उनके द्वारा निर्मित मंदिरों, इमारतों आदि के अवशेष का अध्ययन पुरातत्व कहलाता है। अब आता है पुरातत्ववेत्ता किसे कहते हैं, पुरातत्ववेत्ता किसे कहते हैं? तो कह सकते हैं इनका अध्ययन करने वाले को पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। फिर इसके बाद कैसे पता लगाते हैं कि जो पहले के लोग हैं उनके जीवन के विषय में जो हमें जानकारी मिलती है वो उनके द्वारा छोड़ी गई वस्तुओं, बर्तन, खिलौने, हथियारों और औजारों द्वारा मिलती है जानकारी। और इन वस्तुओं को पुरातत्ववेत्ता जमीन के अंदर से खोदकर प्राप्त करते हैं। और इसके बाद ये जो वस्तुएं हैं ऐतिहासिक जानकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। जो सामग्री हमको मिलती है उससे उपलब्ध सामग्री के आधार पर इतिहासकारों ने इतिहास को 3 भागों में बांटा है। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। अब ये देखिए 3 भाग हैं। जो इसमें एक भाग है जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, उसको पूर्व या प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। फिर दूसरा है जो आदि ऐतिहासिक काल। इसमें जो सामग्री तो मिलती है परंतु ये पढ़ी नहीं जा सकती। और इसके बाद तीसरा काल है जो सामग्री मिलती है इसके संबंध में उसे पढ़ा भी जा सकता है, इसलिए उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो इतिहास को कितने भाग में बांटा गया है? इतिहास को 3 भाग में बांटा गया है। नंबर 1 पूर्व ऐतिहासिक काल, नंबर 2 आद्य ऐतिहासिक काल और नंबर 3 ऐतिहासिक काल। तो पूर्व या प्राक ऐतिहासिक काल जो है उसके संबंध में कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है। दूसरे नंबर का है आद्य ऐतिहासिक काल, इसमें उपलब्ध है सामग्री परंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकता। और तीसरे नंबर पर है ऐतिहासिक काल, इसमें जो सामग्री उपलब्ध है उसको हम पढ़ सकते हैं। तो अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि पहले जो के टाइम में, पुराने समय में, प्राचीन काल में जब मानव ने लिखना शुरू किया तो अपन कैसे लिखता था अपने लेखों को।
क्योंकि उस वक्त कागज़ तो था नहीं आजकल के समय में तरह वैज्ञानिक साधनों ने कागज़ का उत्पादन कराया, लेकिन प्राचीन काल में कागज़ नहीं था, पेपर नहीं था, तो कैसे लिखते थे। देखिए, पुराने समय में लिखने के लिए ताम्रपत्र, भोजपत्र, ताड़पत्र, स्तंभलेख, शिलालेख, इन पर लिखते थे। और पत्थरों की दीवार, मिट्टी या पत्थर के छोटे छोटे फल को टुकड़ों पर भी लिखा जाता था। तो ये तो प्राचीन काल के संबंध में। अब बच्चों, इस पेज में आपने इतिहास अब आपने जाना कि इतिहास विषय के बारे में जो हमें तत्कालीन यानी उस समय के लेख से जो जानकारी मिली है, वो स्रोत कौन से हैं, वो साधन कौन से हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आते हैं पुरातात्विक स्रोत। मतलब ये जो पुराने समय के स्रोत मिले हैं, उसमें सबसे बड़ा नंबर 1 पर है अभिलेख, सिक्के, मुहरें, ये सब पुरातात्विक अभिलेख हैं। इमारतें, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे अभिलेख के बारे में। अशोक के रुमनदेही अभिलेख है और ये लुम्बिनी नेपाल से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में अशोक ने घोषणा की कि लुम्बिनी में उपज का 8वां भाग कर के रूप में लिया जाएगा। तो उस समय की दशा का पता चलता है कि कर के रूप में कितना भाग लिया जाता था। और ये जो है अभिलेख पत्थर पर उत्कीर्ण है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है। ये देखिए रुमनदेव का अभिलेख है, लिखा हुआ है इस लिपि में। और इसको ये ब्राह्मी लिपि है, देखिए देवनागरी लिपि में कुछ पहचानने की कोशिश भी की गई है इसके अक्षर को। तो अभिलेखों से जानकारी प्राप्त होती। इसके बाद आता है सिक्के। उस समय के सिक्के मिले हैं, मुहरें मिली हैं और सिक्कों पर तत्कालीन राजा, जो उस समय के राजा थे जिनका शासन था, वो अपने नाम खुदवाते थे। तो इससे उनका समय पता चलता है। सिक्के की बनावट से उस समय की कला का पता चलता है और सिक्कों की धातु से उस समय की स्थिति की, आर्थिक स्थिति की जानकारी। हड़प्पा काल में जो मोहरें मिली हैं वो मेसोपोटामिया से मिली हैं और इनसे ज्ञात होता है कि हड़प्पा वासियों का व्यापार मेसोपोटामिया से होता है। इसके बाद धौलवीरा हड़प्पा सभ्यता का बहुत ही पुरातात्विक स्थल है जो गुजरात में है और यहाँ से हड़प्पा कालीन नगर निर्माण योजना, जल निकास प्रबंध आदि के साक्ष्य मिले हैं। फिर आते हैं सारनाथ स्तूप। सारनाथ जो है उत्तर प्रदेश में स्थित एक स्तूप है, मतलब प्रमुख स्तूप है जो, और इसका निर्माण मौर्य वंश के शासक अशोक ने करा है। महात्मा बुद्ध सर्वप्रथम सारनाथ में ही अपना उपदेश दिए थे। फिर इसके बाद आते हैं साहित्यिक स्रोत पर। ताड़पत्र, भोजपत्र, ताम्रपत्र, चमड़े और लकड़ी के पट्टों पर लिखी गई थी सामग्री। जैसा कि आपने पहले भी सुना कि उस समय कागज का प्रचलन नहीं था, तो उस समय ताड़पत्र, भोजपत्र, ताम्रपत्र और चमड़े और लकड़ी के पट्टों पर लिखा जाता था। जो साहित्यिक ग्रंथ हमें मिले हैं उसमें रहन सहन, विचार, खान पान का पता चलता है। और उस समय की पुस्तकें बहुत ही महत्वपूर्ण थीं। जैसे वेद का नाम अज्ञात है तो इसमें वैदिक कालीन विवरण मिलता है। रामायण और महाभारत वाल्मीकि और वेद व्यास ने लिखा है, इसमें मध्यकालीन समाज का वर्णन मिलता है। जैन और बौद्ध साहित्य 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति से मिलता है। जातक कथाओं से भी यही मिलता है। फिर धर्मेतर साहित्य कुछ लिखा गया, जैसे अर्थशास्त्र, कौटिल्य यानी चाणक्य
कौटिल्य जो नाम है चाणक्य का ही नाम था, और इसे मौर्य समाज की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक दशा का वर्णन मिलता है। फिर राजतरंगिणी कल्हड़ ने लिखा है, इसमें कश्मीर की 11वीं 12वीं शताब्दी के विषय में बताया गया। तो उस समय इस बार हम कह सकते हैं कि पुरातात्विक जानकारी जो है वो पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों स्रोतों से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। और जो यात्री आए, विदेशी यात्री, उनके विवरण से भी हमें जानकारी मिलती है। तो इन स्रोतों से इतिहासकार, पुरातत्ववेत्ता अतीत का ज्ञान प्रदान करते हैं। इसके बाद पुराने समय की इन सब चीज़ों से, यानी यात्रा वृत्तांत, पुस्तकें, अभिलेख, मोहरें, सिक्के से तत्कालीन समय के पशुपालन, कामगार, शिल्प, काम धंधे, व्यापार, नाप तौल, लेन देन, कर आदि के आधार पर आर्थिक दशा निर्धारित करी जाती है। घर परिवार, स्त्रियों की स्थिति, रहन सहन, शिक्षा, खान पान, वेशभूषा, मनोरंजन, त्योहार, मेले आदि के आधार पर सामाजिक और राजा प्रजा प्रशासन और सुरक्षा, सैन्य व्यवस्था के आधार पर और राजनीतिक दशा की जानकारी मिलती है। इसी प्रकार कला, आचार विचार, ज्ञान विज्ञान की मान्यताएं, धार्मिक विश्वास, देवी देवता, पूजा पाठ और परंपराओं के आधार पर धार्मिक और सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। इतिहास मानव की संस्कृति, उसके धर्म, उसकी सामाजिक व्यवस्था को जो बताता है, और जो बीता हुआ समय है उसको अतीत कहा जाता है। तो बीते हुए समय यानी अतीत की घटना से वर्तमान और भविष्य के लिए सबक मिल सकता है। इतिहास अपनी तिथियों के लिए बहुत ही जाना जाता है। कोई भी परीक्षा हो तो तिथियों से संबंधित जानकारी बहुत ही आती है। कौन सा युद्ध किस डेट में लड़ा गया है, कौन सी घटना किस सन में घटी। तो इतिहास में कुछ तिथियां ईसा पूर्व में होती हैं और कुछ ईसवी में। ईसा पूर्व का तात्पर्य ईसा मसीह यानी ईसाई धर्म के प्रवर्तक के जन्म से पहले का समय है। इसे अंग्रेजी में BC अर्थात बिफोर क्राइस्ट लिखते हैं। और इसी प्रकार ईस्वी को अंग्रेजी में AD लिखा जाता है। AD लैटिन भाषा के एमनो डोमिनी से बना है। AD का मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय ना। ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथियों को हम ईस्वी या AD का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार अभिलेख के बारे में अब जानते हैं। अभिलेख क्या है? अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए लेख होते हैं। ये आपने पता कर लिया। फिर है स्तूप। क्या है? स्तूप का शाब्दिक अर्थ है टीला। प्रायः सभी स्तूपों के अंदर एक डिब्बे में महात्मा बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी, राख या उनके प्रयोग में लाई गई सामग्री, बौद्ध सामग्री तो सिक्के रखे होते हैं। इसको स्तूप कहा जाता है। फिर आते हैं पुरातत्व स्थल। वो स्थान जहाँ की खुदाई से औजार, बर्तन और इमारतों के अवशेष मिलते हैं। प्राय पुरातत्व स्थल के स्रोत जैसे नदी, तालाब, झील व समुद्र आदि होते हैं। तो ये चीज़ आपने जानी कि पुरातत्व स्थल क्या है, स्तूप क्या है और अभिलेख क्या है। तो इस प्रकार बच्चों यह पाठ यहीं पर हम समाप्त करते हैं। इसकी व्याख्या और अर्थ और महत्वपूर्ण बातों को हमने डिक्टेट किया और इसका प्रश्नोत्तर हम अगली वीडियो में लेकर के आएंगे।
और वीडियो को हम ख़त्म करें इसके पहले कहना चाहेंगे, यदि आपको यह वीडियो हमारी उपयोगी लगी हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और किस पाठ का, किस विषय का, किस संबंध में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वो भी बताएं। तो हम ज़रूर प्रयास करेंगे कि आपको उसकी व्याख्या प्रस्तुत करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य है आपकी सफलता, हमारा ही उद्देश्य है। तो हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। लेकिन वीडियो को समाप्त करने से पहले कहना चाहेंगे कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ ही साथ वीडियो अगर उपयोगी लगी हो तो अपने मित्रों को भी इसको शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।